इस संघर्ष में किसान सभा के अखिल भारतीय सह सचिव बिजू कृष्णन जी, हम आज आपको इस संघर्ष में शामिल होने करने के लिए मुबारकबाद देना चाहते हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी धरती, पहाड़ों में रहने वाले लोग, बेशक ठंडा वातावरण है, लेकिन उस ठंड के अंदर भी हम आज आपसे वायदा करते हैं कि ये जो लाल झंडा किसान सभा का है, इसका रंग फीका नहीं होने देंगे, इसको और लाल बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुशाल भारद्वाज जी, महासचिव डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर जी, डॉक्टर ओंकार शाहत, C2 के नेतृत्वकारी साथियों और इस संघर्ष में शामिल मेरे भाइयों बहन और दोस्तों, आज किसान हिमाचल प्रदेश के सचिवालय के बाहर हिमाचल प्रदेश की सरकार को चेतावनी देने आया है। चेतावनी, एक चेतावनी आज इंद्र देवता दे रहा है, दूसरी चेतावनी हिमाचल प्रदेश से कोने कोने से आया ये जो कार्यकर्ता है, इस सरकार को, जो निकम्मी सरकार है, चेतावनी देने से नहीं आया है, क्योंकि 28 अगस्त को इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर एक संकल्प पारित किया था। आपको याद होगा, मुझे याद है, कांगड़ा से किसान आया था, सिरमौर से किसान आया था, भरमौर से किसान आया था, किन्नौर से किसान आया था, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी से किसान आया था और उस किसान ने कहा था कि देखिए माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, हम कोई भीख नहीं मांगते, हम मेहनत करते हैं, हम खेती कर रहे हैं, हम नहीं जानते ये भूमि हमारी है कि नहीं। हमारे दादा परदादा से जिस समय हमारे बुजुर्ग भेड़ पालक का काम करते थे, उस समय से इस भूमि पर खेती कर रहे हैं और देश की जनता के लिए अन्न पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज हजारों हजार साल बाद ये कहा जा रहा है कि तुमने सरकारी भूमि पर कब्जा कर दिया। और ये सारे किसानों को देखकर और जब हमने तर्क हिमाचल प्रदेश की सरकार के आगे रखी, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 28 अगस्त को, ये सरकार जल्दी भूल जाती है, याद दिलाने आए कि 28 अगस्त का विधानसभा का आप लेखा जोखा निकालें। उस लेखे जोखे में पूरी सहमति के साथ कोई ऐसा विधायक नहीं था जिसने आपत्ति जाहिर की। उस संकल्प को पारित किया गया, जिस संकल्प में हिमाचल प्रदेश की जनता से आपने वायदा किया 10 बीघे भूमि किसान को दी जाएगी। 28 अगस्त के बाद कितने महीने बीत गए, सितंबर चले गया, अक्टूबर चले गया, नवंबर चले गया, दिसंबर चले गया, जनवरी, फरवरी, मार्च चले गया, अप्रैल समाप्त हो गया, मई की शुरुआत हो गई। आपने कहा था हाई लेवल कमेटी बैठा रहे, ये जमीनें नियमित की जाएगी,
मुझे बताएं आप कि आज मई का महीना, 9 महीने के अंदर बच्चा भी पैदा हो जाता है जो माँ की कोख में होता है, लेकिन ये निकम्मी सरकार, ना इसकी हाई कमेटी का फैसला आया और स्वयं जो उसका अपना पारित किया हुआ संकल्प है, उस संकल्प को ये लूली लंगड़ी सरकार ये कहती है हमें तो पता नहीं लग रहा है कि यह संकल्प कैसे लागू होगा। कुर्सी छोड़ दो अगर तुमको समझ नहीं आ रहा कि यह संकल्प ये ठगा छोड़ी का काम है। बताएं मुझे, चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम समझाए, लॉ सेक्रेटरी साहब समझाए, वन सेक्रेटरी साहब समझाए, ये सरकार के मंत्री समझाए, तुमने आज नहीं सदियों से ठगा ठोरी किसान के साथ करते रहे। 2002 में ये कहा गया कि भाई जिन को लग रहा है अपनी भूमि के साथ लगी हुई भूमि से बाहर हो गए, एफिडेविट भरे और सरकार उस सारी जमीनों को नियमित करेगी। और यह कहा गया कि 25 बीघे तक वो भूमि नियमित की जाएगी, 5 बीघे मुफ्त दी जाएगी, 10 बीघे पर एक मार्केट वैल्यू के आधार पर पैसा लिया जाएगा, आस्ते आस्ते बढ़ाया जाएगा। अगर किसी किसान के पास 25 बीघे तक है तो उसको कहा गया था 2 गुना या 3 गुना मार्केट रेट के आधार पर उसे जमीन उसके नाम पर कर दी जाएगी। इससे कम्युनिस्ट सरकार मैंने कोई देखी नहीं। विधानसभा में कानून 1954 का लैंड रेवेन्यू एक्ट संशोधन किया, जिसके तहत 163 लैंड रेवेन्यू एक्ट का भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने नहीं, लेकिन जिस किस्म के विधायक 2002 में, और अगर मेरी याददाश्त ठीक है, मिस्टर वीरभद्र सिंह भी उस विधानसभा में मान्य सदस्य थे। तो आप चुपके से क्यों कहते हैं ये तो बीजेपी वालों ने मरवाने का काम कर दिया? कहीं तो राजनीति छोड़ दो। जहां किसान की जिंदगी का प्रश्न है, जहां किसान के जीवन यापन का प्रश्न है, वहां तो राजनीति छोड़ दो। मेरी जानकारी के मुताबिक 68 के 68 एमएलओ ने 2002 में 1954 का लैंड रेवेन्यू एक्ट संशोधित कर किसानों को आमंत्रित किया, आओ तुम्हारी भूमि हम नियमित करेंगे। और आज 2002 के बाद 8 साल 1 और 6 साल 1, 14 वर्ष बाद यह सरकार कहती है कि नहीं, तुम तो सरकारी भूमि पर कब्जा किया है और इसलिए तुम्हारे मकान भी गिराए जाएंगे, बिजली पानी भी काटा जाएगा। और यही नहीं, अगर किसी ने पेड़ लगाए हैं, सेब के लगाए हो, अनार के लगाए हो, नींबू के लगाए हो, अनार के लगाए हो, सारों की को काटा जाएगा। मुझे बताएं, मैंने अभी तक समझा ईमानदारी से, सिर्फ किसान का मकान सरकारी भूमि में है। यहां पर कुछ किसान आए हैं, मैं आज दावे से कह रहा हूं, कुल्लू के अंदर जो वन विभाग का दफ्तर है वो जंगल में है, बीच जंगल में।
क्या आप उसको गिराने के लिए तैयार है? कुमारसंग का थाना बीच जंगल में है, उसको गिराने के लिए तैयार हो? पीएचसी कोठी घाट जंगल में है, उसको गिराने के लिए तैयार हो? और मुझे तो शक है ये जो यहां से थोड़ी दूरी पर ये जो ओक ओवर है, यह भी जंगल के अंदर निकलेगा। क्या आप इसको गिराने के लिए तैयार हो? नहीं, अब इसको गिराने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन किसान की कुटिया मिलती है आपको गिराने के लिए। तो बताया मुझे, ये किसान के पक्ष की सरकार है या किसान के विरोध की सरकार है? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। मुझे बताएं, क्या कानून यांत्रिक तरीके से लागू किया जाता है? देखिए, मैं जानता हूं मेरी बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन मैं इस बात से नहीं घबराता, इस बात को कहने से कि शिमला के अंदर यह है सर्कुलर रोड, इधर से क्या सच्चे वाले होते हुए आगे मिलेगा ये बीच चौक में, आगे मिलेगा संजौली में, संजौली से बाएं मुड़ जाइए, ये आईजीएमसी के नीचे से आएगा, ऑकलैंड होते हुए, तारा हॉल होते हुए, विक्ट्री टनल होते हुए, बस स्टैंड होते हुए यहां आएगा। इसको सर्कुलर रोड कहते हैं। इस सर्कुलर रोड के अंदर जो भी आता है, चाहे सचिवालय क्यों ना हो, हाई कोर्ट की बिल्डिंग क्यों ना हो, आप 3 मंजिल से अधिक बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते थे। अगर 4थी मंजिल खड़ी करनी थी तो कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। मैं नहीं जानता 4थी मंजिल के बाद 5वीं मंजिल के लिए सरकार अनुमति नहीं दे सकती थी। आप गिनिए इस बिल्डिंग को जिसमें हिमाचल प्रदेश का सचिवालय चलता है, 5 मंजिल है। थोड़ी दूरी पर जाएं, हाईकोर्ट की बिल्डिंग है, 12 मंजिल की है। बताएं मुझे, इस बिल्डिंग को गिरा देंगे हम? हाईकोर्ट की बिल्डिंग को गिरा देंगे? क्या यह तर्क संगत है, न्याय संगत है? लेकिन मैं कहता हूं, नहीं गिननी चाहिए। जनता की संपत्ति से बनी है, लोगों के खून पसीने से बनी है। लेकिन यह बताएं आप, किसान की कुटिया क्या वो दुश्मन की कुटिया है? किसान की कुटिया क्या इस देश में रहने वाले की नहीं है? इसलिए वो कुटिया भी बचनी चाहिए। अगर ये बिल्डिंग बचेगी, हाईकोर्ट बचेगा, तब तो आपको किसान की कुटिया भी बचानी होगी। मैं नहीं समझा। अगर इस सरकार में कोई समझदार व्यक्ति है, समझाए। पूरे देश के अंदर आज अखिल भारतीय सह सचिव विजू कृष्णन जी आज आए हैं हमारे बीच। इन्हें याद होगा कि जिस समय यूपीए 1 था, लाखों की तैनात में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के आगे देश के कोने कोने से वनों में रहने वाले और जनजातीय लोग दिल्ली की संसद के आगे पहुंचे थे। और आप लोगों को याद होगा, इस देश के अंदर जब यूपीए 1 की सरकार का निर्माण हुआ था, सरकार बनाने के लिए इस देश के अंदर 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास नंबर पूरा नहीं था, 208 को पार नहीं करते थे, 272 तो दूर था। 63 इस लाल झंडे के सिपाही जो संसद में संघर्षों के कारण पहुंचे थे, उन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह जी, हम सरकार को समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन समर्थन तब होगा अगर इस देश में मेहनत कश के पक्ष की कोई नीति बनाएंगे। और मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था,
जो आप कहोगे हमें मान्य होगा। हमें उस समय भी शक था कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमने कहा मौका दे दिया जाए, और मौका देने पर 3 बड़ी बातें अन्य बातों के अलावा कही थी। नंबर 1 कहा था, इस देश के अंदर 8 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग हैं। हमारे प्रदेश में लाहौल स्पीति जनजातीय इलाका है, भरमौर जनजातीय इलाका है, गन्नौर जनजातीय इलाका है, बहुत से और ऐसे इलाके हैं। रोडू का डोडरा कुआर है, रामपुर का ये जो 15-20 का इलाका है, कांगड़ा का छोटा बड़ा बंगाल है, सिरमौर का ये जो गिरी पार का इलाका है, ये भी जनजातीय से की जैसी परिस्थितियों का है। लेकिन उस समय क्योंकि जनजातीय लोगों के पास 2006 से पहले अधिकतर भारत के अधिकतर जगह में जमीन के पट्टे नहीं हुआ करते थे, तो वामपंथ ने, लाल झंडे ने, उन लोगों ने कहा एक शर्त यह होने वाली है कि जो जंगलों, जो वनों, जो जनजातीय लोग हैं और जो वनों में रहने वाले हैं सदियों से, जिनके भूमि के पट्टे नहीं मिले हैं, वनों के अधिकार नहीं मिले हैं, उन अधिकारों को देने के लिए तैयार होंगे। मथनस्तक हो गए, बोला जो बोलोगे हम दस्तखत करने के लिए तैयार है, सब कुछ दे देंगे, लेकिन एक दफा हमारी सरकार तो बनाओ। हमने कहा ऐसे नहीं, सारा लेखा जोखा होगा, लिखित रूप में होगा, और आप बता दे कि इस कानून को कब पारित करोगे, आरटीआई को कब पारित करोगे, और देश के अंदर जो देहात में रहने वाला गरीब है, जिसको काम नहीं मिलता है, उसको मनरेगा के तहत कितना काम दोगे और कब कब दोगे। जब तक सारा लेखा जोखा नहीं होगा, समर्थन नहीं दिया जाएगा। ये बातें की सरकार ने, वायदा किया, और उसके तहत 1 जनवरी 2006 को इस मुल्क के अंदर उस कानून को लाया गया जिसको कहा जाता है वन अधिकार कानून, जिसके तहत आपने पिछले दिनों में खबर पढ़ी होगी, अमर उजाला ने बड़े सुर्खियों में लिखा था, लेकिन खबर का नक्शा ऐसा बनाया गया जैसे कि सुप्रीम कोर्ट किसानों को बेदखल करना चाहती है। विजू कृष्णन आज हमारे बीच में आए हैं, ये इसको मेरे से बेहतर बता सकते हैं और कह सकते हैं, लेकिन इस देश के अंदर 1 जनवरी 2006 के बाद 44 लाख लोगों ने अपनी अर्जी दी, क्लेम फाइल किया कि मेरी जमीन नियमित नहीं हुई है, मेरी जमीन पट्टा नहीं दिया गया है, मेरी भूमि का तबादला नहीं किया गया, मेरी भूमि ग्लेशियर आकर बह गई, टूट गई, उसके बदले में भूमि मिलनी चाहिए। फ्लड आया, भूमि बह गई, पट्टा मिलना चाहिए। यह बादल फटा, भूमि बह गई, भूमि मिलनी चाहिए। ये सारा वन अधिकार कानून के तहत ये शामिल होना चाहिए था। बहुत सी बातें शामिल हुई है। आप पूछिए सरकार से, हमें 27 अगस्त को, 27 अगस्त था तनवटी, कब 27 नहीं, जब हम गए थे 27 अगस्त 2015, हाँ 27 अगस्त। तो जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, आज रोडू से विद्याधर जी आए हैं कि नहीं आए हैं, मैं क्या, हाँ आए, नहीं ये तो कुमारसैन वाले विद्याधर, रोडू से नहीं।
वो भी उस दिन मौजूद थे उस वार्ता में। हमने 2-3 बातें कही मिस्टर वीरभद्र जी को, आज उस बात को आपके बीच भी दोहरा रहे हैं। और संभव है आज तो सरकार कुछ टूटी बूटी सड़कों का उद्घाटन करने गई है, अगर शाम तक आ जाती है, नहीं आएगी कल आएगी, हमारा मोर्चा आज सारी रात बैठेगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा। पीछे वाले कुछ नाराज है। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? मेरे पुलिस के भाई भी सुन ले, वैसे तो ड्यूटी 24 घंटे की है इनकी, पर आज डबल ड्यूटी देनी पड़ेगी। आधा काम तुम्हारा हम खुद संभालेंगे। ये नहीं समझो कि यहां रोक दिया था तुमने, हम सिर्फ आपको बताने आए थे कि अगर किसान अन्न लगाना जानता है तो किसान उनको भी उजाड़ना जानता है जो किसान को डकैती करना चाहता है। पुलिस पालिश तो सीधी वहां कर देनी थी, लेकिन आपको बताने कि हम अनुशासन के दायरे के अंदर चलेंगे। तुम बेशक जो हमारे पेड़ों को काट रहे हैं, जो पूरी सरकार लगी है, मैं नहीं जानता कि कौन सा कानून के तहत किया जा रहा है, लेकिन जो तुम कर रहे हैं उसका सब किताब 2017 में एक किसान तुम्हारे सामने इतनी जल्दी भूल जाएंगे हम? मालूम है, मैं यहां कहना चाहता हूं, वो कानून तो जो मैं कह रहा था अमर उजाला वाला, उसके तहत 44 लाख लोगों ने क्लेम फाइल किए, 22 लाख सैंक्शन हो गए, 18 लाख पेंडिंग है। आज यहां पर उस पत्रिका को बांटा जाएगा जिस पत्रिका में आपके यहां पर फॉरेस्ट कमेटी है कि नहीं है, वन कमेटी है कि नहीं है, ये पीछे वालों के पास है वन कमेटी गांव में बनी है, कुछ बनी है कुछ नहीं बनी। मेरी जानकारी के मुताबिक 1800 बनी है। ये वन कमेटी बिजू कृष्णन जी बताएंगे, ये उस वन अधिकार कानून के तहत बनी थी। इस बात के लिए नहीं कि 1 हेक्टेयर के लिए अगर जंगल में सड़क निकालनी है तो वन अधिकार कमेटी की अनुमति चाहिए, इसके लिए नहीं बनाई। वन कमेटी बनी कानून के तहत। कानून कौन सा? वन अधिकार 1 जनवरी 2006 का कानून। कानून क्यों बनाया? कानून इसलिए बनाया कि 8 करोड़ जनजातीय और ना जाने कितने और करोड़ लोग जो जंगलों में बसते हैं, उनकी जमीनों को नियमित करने के लिए। आप जंगल में बसते हो कि नहीं बसते हो? बसते हैं कि नहीं बसते? सब बोल रहे हैं बसते, करेक्ट बसते। तो ये नकम्मी सरकार, मैं नकम्मी से नहीं बोल रहा हूं कि जो सरकार अपना ही संकल्प नहीं पारित कर सकते हैं मेहता जी, तो उसको कितने नंबर दें हम? आजकल नंबर मांग पूछते हैं, वो आते हैं टेलीविजन वाले कि तुम कितना नंबर देना चाहते हो, तो किसान डरता है, बोला यार कम नंबर दे दिया, अगर देख लिया सरकार में तो कहीं मेरा जो मकान की बिजली कहीं चले तो नहीं कहीं जाएगी। बोला जी बस मैं तो 11 दूंगा, 10 में से 11 दे दूंगा, ऐसा करता है। लेकिन दिल में वो किसान जानता है कि ये निकम्मी सरकार है जो अपना संकल्प पारित नहीं कर सकी, तो इस वन अधिकार कानून को तो कहां से लागू करना था। इसलिए मेरे भाइयों बहनों,
घबराओ मत, ये लड़ाई जारी रहेगी, जमीन को छोड़ेंगे नहीं। ये मराठी कौन है? किसान भूखा नहीं मरेगा, आत्महत्या नहीं करेगा, लेकिन लड़कर इस भूमि पर वो कब्जा रखेगा। क्योंकि जब ये धरती बनी, किसी ने जिसने ये धरती बनाई, किसी ने किसी के नाम पर भूमि नहीं की। ये तो जो शक्तिशाली था उसने कब्जा कर दिया, जो कमजोर था उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। आज जब खेती की तो नापने वाले आ गए, बोला इधर से भी नापो, बोला इधर से भी नापो, बोला इधर से भी नापो। तुम क्या नापना चाहते हो? कोई डकैती की, कि चोरी की, बलात्कार किया, कुछ ऐसा गैर कानूनी किया, देश के लिए अन्न पैदा किया। अगर अन्न पैदा करना अपराध है तो 100 दफा मैं अन्न पैदा करके अपराध करते रहूंगा, क्योंकि मैं किसान हूं और मेरा काम देश की जनता और अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए। अन्न पैदा करने वाला किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अन्न पैदा करने वाला किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी नीतियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कान खोल के सुन ले, जो बड़े बड़े सचिव लोग इस बड़ी बिल्डिंग में बैठते हैं। आज रात को जो भी किसान इस मोर्चे में बैठेगा उसको पूरा शिक्षित किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, अगली लड़ाई के लिए पूरा परिपक्व किया जाएगा। और उस अगली लड़ाई के अंदर वन अधिकार कानून के तहत जो क्लेम फाइल करने का काम होता है, पहला कदम आप जानते हैं कि हमारे बीच में डॉक्टर ओंकार शाह जी बैठे हैं। आप जानते हैं हमारे बीच में डॉक्टर कुलदीप तनवर बैठे हैं। डॉक्टरेट हासिल करने के लिए 18 जमातों के बाद वो डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, लेकिन डॉक्टर ऐसे नहीं बन गए। पहली जमात, दूसरी जमात, तीसरी जमात, 9वीं 10वीं 11वीं करते करते फिर डॉक्टरी होती है। हम आपकी पहली जमात की क्लास लेंगे, और पहली जमात की क्लास क्या होगी कि जो किसान जिसको बेदखल किया कर रही है सरकार, वन अधिकार कानून के तहत क्लेम भरने का काम कैसे किया जाएगा। आज रात को सुबह 5 बजे तक सारे किसान को बिल्कुल डॉक्टर बना दिया जाएगा, जिससे इसके बाद उनकी डॉक्टरी की जाएगी। जो निकम्मे लोग बैठे हैं, इनकी डॉक्टरी भी करनी है। ये वन वाले, रेवेन्यू वाले निकम्मे, और अगर इनकी नाप नपाई करने लग जाए ना तो मैं बोलना नहीं चाहता कि क्या होगा। मुझे बताएं, मुझे गुस्सा है आज, लेकिन गुस्से से बात नहीं बनी। इसलिए निशाना देखो। महाभारत की कहानी आपने सुनी है, मछली की आंख को पकड़ो, निशाना पूरा लगाओ, और मैं गारंटी देता हूं सीधा तीर पर निशाने पर बैठेगा, और जब बैठेगा सारा कुछ ध्वस्त हो जाएगा जो किसान को आज बेदखल करना चाहते हैं। क्लेम फाइल करने का काम तुरंत शुरू किया जाएगा, तुरंत। पहले फॉरेस्ट कमेटी में जाएगा, जयवंती जी जानती हैं, बीडीसी रही है। उसके बाद वो क्लेम सब डिविजनल कमेटी के बाद जाएगा, सब डिविजनल कमेटी के बाद वो डिविजनल कमेटी के बाद जाएगा। लेकिन हमारा